हेलो दोस्तों, इस बुक के चैप्टर 8 पार्ट 1 में आपका स्वागत है। लोगों में रुचि बढ़ाएं। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो थियोडोर रूजवेल्ट से मिलने के बाद उनके ज्ञान के अपार भंडार से चमत्कृत ना होता हो। मिलने वाला चाहे सामान्य सा काउबॉय हो या फिर न्यूयॉर्क का प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ या कोई सफल राजनेता। रूजवेल्ट को भली भांति मालूम था कि किससे क्या और कैसे कहना है, लेकिन वह यह सब कैसे जान जाते थे। उत्तर स्पष्ट और कैसे कहना है। जब भी रूजवेल्ट को किसी से मिलना होता था तो वह एक रात पहले उस विषय पर अध्ययन करके आंगुतिक की रुचि के बारे में जान लेते थे। लेकिन रूजवेल्ट ऐसा क्यों करते थे? वह इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि किसी भी आदमी के मन तक पहुंचने के लिए पहले उसके पसंदीदा विषयों पर बात करना जरूरी है। येल में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर तथा प्रसिद्ध निबंधकार प्रोफेसर विलियम लियोन कैल्प्स ने यह सबक बहुत कम उम्र में ही सीख लिया था। अपने एक निबंध ह्यूमन नेचर में फेल्प्स ने लिखा है, जब मैं 8 साल का था तो मैं अपनी चाची लंबी लिंथले के घर पर स्ट्रेटफोर्ड में छुट्टियां मनाने गया हुआ था। एक शाम एक अधेड़ व्यक्ति मेरी चाची से मिलने आया था। उनसे थोड़ी देर बातें करने के पश्चात वह मेरी ओर बड़े ध्यान से देखने लगा। उस समय नावों के बारे में मैं बहुत जिज्ञासु था तथा उस आंगुतिक ने अच्छे प्रकार से इस विषय पर चर्चा की तो मुझे बहुत आनंद आया। उसके चले जाने के बाद मैंने उस व्यक्ति की बहुत प्रशंसा की तो मेरी चाची ने बताया कि वह न्यूयॉर्क का वकील था और नावों में तो उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। लेकिन उसने मुझसे नावों के बारे में क्यों बात की? चाची बोली, क्योंकि वह व्यक्ति बहुत सभ्य तथा चतुर था। उसे मालूम था कि तुम्हारी नावों में बहुत रुचि है, इसलिए उसने तुम्हारी रुचि का ध्यान रखते हुए इस बारे में बातें की थी। उसने तो तुम्हारे लिए अपने आप को रोचक बनाया था, इसलिए तुम्हें वह आदमी इतना अच्छा लगा था। विलियम लियोन फेल्प्स आगे कहते हैं, मैं अपनी चाची की वह बात कभी नहीं भूला। इस अध्याय को लिखते समय मेरे सामने एडवर्ड एल कैलिफ की एक चिट्ठी रखी हुई है, जिसमें उन्होंने लिखा है, एक बार मुझे सहायता की आवश्यकता थी। एक विशाल स्काउट जुबरी यूरोप आने वाली थी और मैं चाहता था कि अमेरिका के एक बड़े कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट मेरे एक बच्चे को यात्रा पर भेजने का खर्च वहन करे। इसे आप सौभाग्य कह लीजिए कि उनसे मिलने जाने से ठीक पहले मैंने सुना था कि उन्होंने एक $10 लाख का चेक काटा था, जो कैंसिल हो जाने के बाद उन्होंने शीशों में जड़वा कर रख लिया था। ऑफिस में प्रवेश करते ही मैंने सबसे पहले उनसे $10 लाख के चेक के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि मैंने आज तक इतनी बड़ी रकम का चेक काटते हुए किसी को भी नहीं देखा और यह बात अपने मित्रों तक परिवार वालों को बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से $10 लाख का चेक देखा है। यह सुनकर तो वह प्रसन्नतापूर्वक मुझे चेक दिखाने के लिए तैयार हो गए। फिर मैंने उनसे पूछा, यह चेक क्यों और किस प्रकार काटा गया? मिस्टर कैलिफ ने बहुत चतुराई का परिचय देते हुए आरंभ में ब्याह स्कॉट्स या यूरोप की जमहूरी या अपनी इच्छा के बारे में कोई भी बात नहीं की थी। वह तो उस वस्तु में रुचि ले रहे थे जिसमें सामने वाले की रुचि थी। इसका परिणाम यह हुआ कि कुछ देर बाद प्रेसिडेंट सभ्य पूछने लगे, अच्छा आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? मिस्टर कैल्विन ने आगे बताया, मैंने जैसे ही उनके सामने अपनी पूरी बात खोली तो उन्होंने तुरंत ही मेरा आग्रह स्वीकार कर लिया। मैंने जितना मांगा था उन्होंने उससे भी अधिक दिया। मैंने तो केवल एक बच्चे का यूरोप जाने का खर्च मांगा था, लेकिन उन्होंने तो मेरे 5 बच्चों मुझे भी यूरोप भेजने की व्यवस्था कर दी थी। उन्होंने साथ में हमें $1000 का क्रेडिट लेटर भी दिया और हम सबको यूरोप में रुकने का 7 दिन का खर्चा भी दिया। अपनी कंपनी के ब्रांच प्रेसिडेंट को पत्र लिखकर उन्होंने हमारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए भी कहा। उन्होंने हमें पेरिस की सैर कराई। तब से उन्होंने कोई गरीब युवकों को नौकरी भी दी है और वे अब भी हमारे समूह के सक्रिय हैं। लेकिन मुझे पता है कि यदि मैंने उनकी रुचि का ध्यान न रखा होता तो अपना बात मनवाना मेरे लिए बहुत कठिन होता। इस तकनीक की महत्ता व्यापार में कितनी है, इसके लिए डुवर्नाय एंड सन्स के हेनरी जी डुवर्नाय की कहानी सुनते हैं, जिनकी न्यूयॉर्क में होलसेल की बेकिंग फर्म थी। मैं डुवर्नाय न्यूयॉर्क के एक होटल को अपनी ब्रेड सप्लाई करने के लिए 4 वर्षों से प्रयास कर रहे थे। वे प्रति सप्ताह मैनेजर से मिलने भी जाते थे। वह उन सभी सामाजिक समारोह में भी जाते थे जिनमें मैनेजर जाता था। मी डुवर्नाय ने तो उस होटल में एक कमरा भी किराए पर ले लिया था ताकि वह मैनेजर के संपर्क में रहे, लेकिन फिर भी बात बनती नहीं दिख रही थी। मिस्टर डुवर्नाय ने आगे कहा, फिर मैंने अपना ढंग बदलने का निश्चय किया। मैंने उस मैनेजर की रुचि के बारे में पता लगाने का प्रयास किया। फिर मैंने पता लगाया कि वह मैनेजर अमेरिका के होटल एग्जीक्यूटिव की एक सोसाइटी में संबंध रखता है जिसका नाम होटल गिटर्स ऑफ अमेरिका है। हम इसे लेकर इतने उत्साहित थे कि वह इस संगठन का प्रेसिडेंट बन गया और फिर इंटरनेशनल गिटर्स संस्था का भी प्रेसिडेंट बन गया। इसके सम्मेलन जहाँ भी कहीं होते थे वह इसकी प्रत्येक बैठक में भाग लेने जाता था।
उसकी इसी रुचि को जानकर मैंने अगली भेंट में उसके पास जाते ही ग्रेटर संस्था के बारे में बातें करना शुरू कर दिया और यह सुनकर तो वह बहुत अच्छा अनुभव करने लगा। वह बहुत देर तक ग्रेटर संस्था के बारे में मुझसे बात करता रहा और उसकी आवाज़ में विचित्र उत्साह था। मुझे लगता था कि वह संस्था उसके लिए सत्य व्यतीत करने का साधन मात्र नहीं थी, बल्कि वह संस्था तो उसके जीवन का प्रमुख भाग थी। उसके ऑफिस से बाहर निकलने पर उसने मुझसे इस संस्था की सदस्यता बेच दी थी। इस भेंट में मैंने अपनी ब्रेड का उल्लेख तक नहीं किया था, लेकिन कुछ दिनों बाद उस होटल के स्टीवर्ड ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं अपनी ब्रेड के सैंपल तथा कीमतें लेकर पहुंच जाऊं। स्टीवर्ड ने फ़ोन पर कहा, मालिक आपसे बहुत प्रभावित हैं। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपने उन पर क्या जादू किया है। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति के साथ व्यापार करने के लिए मैं 4 वर्षों से भटक रहा था, वही आज मुझे बुला रहा था, लेकिन मैं आज भी उसके पीछे ही चक्कर काट रहा होता यदि मैंने उस मैनेजर की रुचि का पता न लगाया होता। मैरीलैंड में हैदर्सटाउन के एडवर्ड ए हीरीमैन ने सेना की नौकरी पूरी करने के पश्चात मैरीलैंड की सुंदर कम्बरलैंड वैली में रहने का निश्चय किया, लेकिन उस क्षेत्र में बहुत कम नौकरियां उपलब्ध थीं। बहुत खोजबीन के बाद पता चला कि एक सैनिकी व्यापारी आज से फेक हाउडर उस क्षेत्र की अनेक कंपनियों का स्वामी था और अनेक कंपनियां उसके नियंत्रण में थीं। इस व्यापारी ने गरीबी से अमीरी तक पहुंचने में बहुत लंबी यात्रा तय की थी। नौकरी खोजने वालों के लिए उन तक पहुंचना सरल नहीं था। मी हीरोमैन समय बताते हैं, बहुत से व्यक्तित्व का साक्षात्कार लेने के बाद मुझे पता चला कि उसकी सबसे अधिक दिलचस्पी धन और सत्ता प्राप्त करने में थी। उसने एक समर्पित और कठोर सेक्रेटरी भी रख रखी थी, इसके कारण उससे मिलना बहुत कठिन था। फिर मैंने उस सेक्रेटरी की रुचियों तथा लक्ष्यों का पता लगा लिया और फिर तो मैं बिना अपार्टमेंट लिए सिक्योरिटी के मिलने चला गया। वह सेक्रेटरी तो जैसे फेक ऑर्डर की छाया थी, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि मेरे पास भी फेक हाउजर के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है जो आर्थिक तथा राजनीतिक सफलता में बदलाव ला सकता है, तो वह बहुत उत्साहित हो गई। मैंने उससे कहा यह भी ज्ञात करा दिया कि उसका भी फेक हाउजर की सफलता में बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद तो मी फेक हाउजर से मेरी मीटिंग तत्काल निश्चित करवा दी। उसके भव्य ऑफिस में घुसने से पहले ही मैंने सोच लिया था कि मैं सीधे सीधे नौकरी की बात करूंगा। वह एक शानदार कुर्सी पर बैठा हुआ था और मुझ पर बरस पड़ा। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैंने उत्तर दिया, मी फेक हाउजर, मुझे विश्वास है कि मैं आपके लिए पैसा कमा सकता हूँ। यह सुनकर तो वह एकदम से उठा और मुझे भी एक शानदार कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दिया। फिर मैंने अपने विचारों को साफ साफ विस्तार पूर्वक उसके सामने प्रस्तुत किया। इन विचारों को क्रियान्वित करने के लिए मैंने अपनी सभी योग्यताओं की वर्णन किया और यह भी बताया कि किस प्रकार इनसे उसकी व्यक्तित्व सफलता तथा व्यापार की सफलता में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने तुरंत ही मुझे नौकरी दे दी और अब तो 20 साल से भी अधिक हो चुके हैं मुझे उनके व्यापार का अंग बने हुए। इससे हम दोनों को ही बहुत लाभ पहुंचा है। इस प्रकार यह तो निश्चित है कि सामने वाले व्यक्ति की रुचियों के अनुसार बातें करने से दोनों पक्षों को ही लाभ होता है। कर्मचारी सर्वेक्षण के क्षेत्र के विशेषज्ञ हार्वर्ड जेड हर्जिन ने तो सदा ही इस लाभ का पालन किया है। जब उनसे किसी ने यह पूछ लिया कि उन्हें इससे क्या लाभ हुआ, तो मी हर्जिन ने तत्काल उत्तर दिया कि उससे इससे प्रत्येक व्यक्ति से अलग अलग लाभ होता था और साथ ही उसके मित्रों का क्षेत्र भी बढ़ जाता था। सिद्धांत, सामने वाले व्यक्ति की रुचि के बारे में चर्चा करें। अगर इस पुस्तक ने आपकी थोड़ी सी भी हेल्प करी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।